इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। जुड़ेगा भारत, और जोर से, मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां यहां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है। ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, याद करो तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को, याद करो बहादुर शाह जफर को, याद करो बेगम हजरत रानी लक्ष्मीबाई को, याद करो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, याद करो महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आजाद हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पटना, मुंबई के बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे, मगर 16 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात जनता के सामने रखी। भीड़ के हिसाब से महारैली बड़ी थी और मकसद के हिसाब से भी। एक तरफ ईडी की जांच से घिरे नेता बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दलों में जा रहे हैं और जांच से मुक्ति पा रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बंद हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के उन्हीं आरोपों के चलते प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजीत पवार सत्ता में बिठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी के दबाव में आने से इनकार करने वाले विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। वही ईडी, उसी की जांच, लेकिन अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे मनीष सिसोदिया जेल में, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में। भारत की राजनीति में विपक्ष पर इतना क्रूर हमला कभी नहीं हुआ। सरकारी एजेंसियों के साथ साथ गोदी मीडिया ने भी विपक्ष को गायब कर दिया है। पुराने उदाहरणों का हवाला दिया जाता है, मगर तभी दिया जाता है जब विपक्ष के इस दमन को सही और सामान्य बताना होता है। आज जो भी गलत हो रहा है उसे सीधे सीधे गलत कहने के बजाय अतीत के उदाहरण दिए जाते हैं। विपक्ष की इस महारैली में आज के समय के तमाम लोकतांत्रिक खतरों को उठाया गया। सबने कहा कि आज देश के सामने विपक्ष के विलुप्त कर दिए जाने का खतरा किसी भी सवाल से बड़ा हो गया है। यह वही विपक्ष यहां इस रामलीला मैदान में हाजिर हुआ है जिसे गोदी मीडिया ने गायब कर दिया है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं दिखाई जाती है और जिसके उठाए हुए मुद्दे रूटीन खबर बनाकर गायब कर दिए जाते हैं। वही विपक्ष यहां पूरी ताकत दिखाने आया। इस मंच पर 2 खाली कुर्सियां भी रखी गईं, एक अरविंद केजरीवाल के लिए और एक हेमंत सोरेन के लिए।
जेल में बंद इन दो नेताओं के लिए भी 2 कुर्सियां इस मंच पर रखी गईं। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर उपस्थित थीं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता संजय सिंह भी मौजूद थीं। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम भी थीं, लेकिन मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार होने के कारण नहीं आ सकीं। कुल मिलाकर 4 ऐसी महिलाएं थीं जिनके मुख्यमंत्री पति को, मंत्री पति को और सांसद पति को ईडी ने जेल में डाल दिया है। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी भाषण दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, राजद नेता तेजस्वी यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और वृंदा करात भी मंच पर उपस्थित रहे और कई नेताओं ने संबोधित भी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का भाषण त्रिची शिवा ने पढ़ा। माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी रैली को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय ने कहा कि यह रैली बता रही है कि एनडीए का विकल्प तैयार हो गया है। यही विकल्प आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहा है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लाबी का जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। संविधान बदलने या खत्म करने की चिंता ने विपक्षी नेताओं के तेवर बदल दिए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद के उस बयान का हवाला दिया कि चुनाव जीतते ही संविधान को बदल दिया जाएगा। राहुल का भाषण इस बात पर केंद्रित था कि यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। राहुल ने सवाल उठाया कि नोटबंदी और जीएसटी से किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में इस बार वोट देना है, वरना बीजेपी की मैच फिक्सिंग सफल हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, चुनाव है संविधान को बचाने वाला। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी अपील की जैसे यह कोई आखिरी वक्त है और समय तेजी से निकलता जा रहा है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान
खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुंबई से आए उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को भरोसा दिलाया कि देश आपके साथ है, आपके इंसाफ के लिए सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हमारी दोनों बहनें मजबूती से लड़ रही हैं तो भाई कैसे पीछे रहेगा। पहले तो आशंका जताई जाती थी कि देश में तानाशाही है, लेकिन अब उन आशंकाओं से पर्दा हट चुका है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। विपक्ष के नेताओं के भाषण में ईडी का आतंक प्रमुख रूप से छाया रहा। बार बार उदाहरण दिए गए कि ईडी ने कई सारे नेताओं को भ्रष्ट बताया।
कार्रवाई की और अब वही सारे बीजेपी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने किसानों को याद दिलाया कि जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है, किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, उस सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है। आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस रैली में जब सुनीता केजरीवाल बोलने के लिए उठी तो आम आदमी पार्टी के समर्थक भावुक हो गए। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया भाषण पढ़ा। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। 2014 से लेकर 2020 तक विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ तानाशाही का इस्तेमाल करने से बचा करते थे, लेकिन अब तानाशाही विपक्ष के नेताओं के भाषण का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। विपक्ष के नेता खुलकर ईडी की कार्रवाई को सरकार गिराने और विपक्षी दलों को तोड़ने को तानाशाही से जोड़ने लगे हैं। विपक्ष के लिए लोकतंत्र का भविष्य बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। आम जनता तक यह बात कितनी पहुंचेगी और लोग लोकतंत्र के सवाल को कितना महत्व देंगे, चुनाव के नतीजे बता देंगे। लेकिन करोड़ों आम जनता को क्या पता है कि ईडी के छापे के बाद कंपनियों ने करोड़ों का चंदा बीजेपी को दिया? क्या आम लोगों को पता है कि केजरीवाल के केस में ही जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, सरकारी गवाह बना, उसकी कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है? आम लोगों को इस वक्त कुछ भी पता नहीं है। मतदाताओं के एक ऐसे समूह में जिसकी संख्या कई करोड़ हो जाती है, कुछ भी पता नहीं। क्या वह जानती भी है कि लोकतंत्र खतरे में है? उसे अंधेरे में रखा गया है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस खतरे को जनता तक पहुंचा देना। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता आ रहे हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तानाशाही का लोग पूछ रहे हैं, इस तानाशाही का समाधान क्या है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तानाशाही का एक ही समाधान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। अपने अपने इस रैली के बाद घरों में जाना, पूरे देश में जाना, अपने अपने घरों में जाकर के एक रजिस्टर खरीद लेना
अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की लिस्ट बनाना शुरू करो और सबको इस बात के लिए तैयार करो। इस बार ऐतिहासिक मतदान करवाएंगे, तानाशाही को हरवाएंगे और इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है लोकतंत्र, उसको हम बचाएंगे। भारत को कैसा शासन चाहिए? कुछ लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका के तर्ज पर भारत को भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को संसदीय लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के ऊपर जनता की कम से कम थोड़ा नियंत्रण रहता है, जनता की थोड़ी निगरानी रहती है। आज वो नियंत्रण, वो निगरानी उन तमाम संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जब मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की पूरी राजनीतिक सत्ता उस सरकार के पास हो, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में हो, देश की पूरी संपत्ति वो अदानी और अंबानी के पास हो, तो सत्ता का और संपत्ति का ये जो केंद्रीकरण है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसीलिए वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड तक चरम भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अब तक जितना भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और इसीलिए इस बार की निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को थोपने की साजिश के खिलाफ देश की निर्णायक लड़ाई है। विपक्ष आज सबसे कमजोर हालत में है। यह कमजोरी राजनीतिक नहीं है, बल्कि इस कमजोरी को कृत्रिम रूप से पैदा किया गया। जांच एजेंसियों की एकतरफा कार्रवाई से विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। इस रैली में केजरीवाल को ही नहीं, बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला भी फिर से याद किया जाने लगा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी ने भी झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया, मगर दिल्ली तक उनकी बातें नहीं पहुंची। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल्पना सोरेन का स्वागत किया। इससे पहले कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। कल्पना ने जोरदार भाषण दिया। रामलीला मैदान में एक आदिवासी नेता अपने इतिहास के प्रतीकों को भी रख रही थी और भविष्य के खतरों को भी। कल्पना सोरेन ने रामलीला मैदान में राम को भी याद किया और कहा कि नीति और नियम का पालन करना नरेंद्र मोदी को उनसे सीखना चाहिए। ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जोहार। इस रैली में कई नेताओं ने आए हुए लोगों से आह्वान किया, बार बार कहा कि मतदान के समय सतर्क रहना है, बड़ी संख्या में मतदान करना है। ईडी के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला प्रमुख रूप से छाया रहा। महंगाई और बेरोजगारी की बात कई नेताओं के भाषण में आती रही। आज भारत में
बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है, जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। राजद नेता तेजस्वी के भाषण पर भी खूब तालियां बजीं। तेजस्वी ने कहा कि 100 पार का नारा तो इस तरह से लगाया जा रहा है जैसे ईवीएम की मशीन सेट हो चुकी है। तेजस्वी ने महंगाई और बेरोजगारी को भी रेखांकित करते हुए कहा कि मोदी प्रियंका चोपड़ा से मिलते हैं, किसानों से नहीं मिलते हैं। पिछली बार अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, इस बार बिल गेट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग जब आवाज उठाते हैं तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न दे करके सम्मानित कर रही थी। मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने बहुत कम शब्दों में सटीक बात कह दी, पुलवामा का जिक्र कर दिया और याद दिला गए कि पूर्व राज्यपाल ने पुलवामा को लेकर कई सवाल उठाए,
मगर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। डेरेक ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि समय बचाने के लिए मैं मंच पर उपस्थित किसी महानुभाव का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ 2 का नाम ले रहा हूं जिनकी खाली कुर्सियां मंच पर रखी गई हैं। डेरेक ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को याद किया, कहा कि आप स्पिरिट में हमारे साथ मौजूद हैं। Friends, after the tragedy of Pulwama, former Governor Satyapal Malik, not me, not any party from here, former Governor Satyapal Malik has publicly said that Narendra Modi did not even want to know the truth to come out. The truth about 40 of our brave Jawans who sacrificed their lives. What did Narendra Modi want to hide? Why did Narendra Modi do cheap politics when our Jawans sacrificed their lives? Desperately seeking votes was Modi. We want the truth to come out to honor our brave Jawans. मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं। देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है। 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। ये है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी 0 वारंटी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें। रामलीला मैदान की महारैली ने लोकतंत्र के खतरे को काफी विस्तार से रखा। विपक्ष के नेता इससे बेहतर तरीके से इन सभी खतरों को जनता के बीच नहीं रख सकते थे। रामलीला मैदान अपनी कई विसंगतियों और विडंबनाओं के लिए जाना जाता है। उन बातों का यहां कोई मतलब नहीं रहा। मतलब है विपक्ष के नेताओं की आवाज को सुनने और समझने का। क्या मंच से आ रही खतरों की आहटें जनता तक पहुंच पा रही हैं? जनता महसूस कर पा रही है? क्या उसे लग रहा है कि जो कहा गया है सच है? इसकी जांच बहुत आसान है। आप चैनल खोलकर देख लीजिए, अखबार पलटकर देख लीजिए, आपको खबरें गायब मिलेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम खबरों की रिपोर्टिंग समाप्त हो चुकी है। कई अखबारों ने तो की भी नहीं। सरकार से सवाल गायब मिलेंगे। मीडिया में जनता की आवाज गायब है और मीडिया में विपक्ष के सवाल गायब हैं। तो जो बचा है वो क्या बचा है? इस सवाल का जवाब आप जब ढूंढेंगे मिल जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।